नमस्कार दोस्तों, आज हम जिस विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं वह है अवसाद। वर्तमान समय में अवसाद एक गंभीर बीमारी है। अवसाद की अवस्था में रोगी अत्यधिक निराश हो जाता है। अवसाद से ग्रस्त व्यक्ति का मन किसी भी वस्तु अथवा कार्य में नहीं लगता। उसे सारी चीज़ें बेकार लगने लगती है। उसे दूसरों से मिलना जुलना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। उसकी विचार क्रिया में धीरे धीरे बाधा उत्पन्न होने लगती है, अर्थात उसकी सोचने विचारने की क्षमता कम होने लगती है। वह अपने प्रति आत्मग्लानि महसूस करने लगता है, क्योंकि वह अपने कार्यों के लिए अपने आप को दोषी मानता है। वह सोचने लगता है कि आज तक उसने जो भी कार्य किया है वह सब गलत ही किया है। वह किसी भी कार्य से संतुष्ट नहीं होता। प्रायः यह देखा गया है कि अवसादग्रस्त व्यक्ति का ध्यान किसी भी कार्य में नहीं लग पाता और उसे कुछ भी याद नहीं रहता है। अवसादित व्यक्ति अपने आप को अपने परिवार एवं समाज पर एक बोझ समझने लगता है, इसीलिए उसके मन में बार बार आत्महत्या करने की प्रवृत्ति आने लगती है। ऐसे रोगी को नींद कम आने लगती है तथा नींद में भयानक सपने दिखाई देने लगते हैं। उसके मन में जीवन के प्रति नीरसता का भाव आ जाता है तथा वह सोचने लगता है कि अब तो मृत्यु ही एकमात्र उपाय रह गया है। उसे घर से बाहर निकलना तथा दूसरों से मिलना जुलना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। वह दिन भर बिस्तर पर पड़ा रहता है। वह धीरे धीरे तथा मंद आवाज में बोलने लगता है तथा उससे उस व्यक्ति के मन में निराशा का भाव साफ दिखाई देने लगता है। मनोवैज्ञानिकों के अनुसार अवसाद या डिप्रेशन से तात्पर्य मनोभावों संबंधी दुख से होता है। इस रोग या सिंड्रोम की संज्ञा दी जाती है। अवसाद का संबंध मस्तिष्क के उन क्षेत्रों से होता है जहां से निद्रा चक्र और जागरण की अवस्था नियंत्रित होती है। अवसाद अक्सर मस्तिष्क के न्यूरोट्रांसमीटर्स की कमी के कारण होता है। न्यूरोट्रांसमीटर्स मस्तिष्क में पाए जाने वाले वह रसायन होते हैं जो विभिन्न हिस्सों में तारतम्यता स्थापित करते हैं। इसकी कमी से भी शरीर की संचार व्यवस्था में कमी आ जाती है और व्यक्ति में अवसाद के लक्षण दिखाई देते हैं। इस तरह का अवसाद आनुवांशिक होता है। चिंता एवं तनाव के कारण हमारे शरीर में कई हार्मोन का स्तर बढ़ जाता है, जिसमें एड्रेनालिन एंड कॉर्टिसोल नामक हार्मोन प्रमुख है। लगातार होने वाली चिंता एवं तनाव की स्थिति ही आगे चलकर अवसाद में बदल जाती है। अब हम इसके कुछ लक्षणों के बारे में जानेंगे। पहला लक्षण है अवसाद का सबसे पहला लक्षण व्यक्ति की नींद का प्रभावित होना है। अवसाद से पीड़ित व्यक्ति को या तो बहुत कम नींद आती है या फिर बहुत अधिक नींद आती है। व्यक्ति का अत्यधिक उदास रहना, अर्थात व्यक्ति का उदासी भरा मूड होना, व्यक्ति की स्मरण शक्ति कमजोर होना, व्यक्ति द्वारा स्वयं को होपलेस एंड हेल्पलेस फील करना, व्यक्ति के आत्मविश्वास में अत्यधिक कमी आना, मन में आत्मग्लानि की भावना आ जाना, व्यक्ति में जीवन के प्रति नीरसता का भाव आ जाना, व्यक्ति के मन में घबराहट तथा निराशा की प्रवृत्ति होना, व्यक्ति का छोटी छोटी बातों में रोना, व्यक्ति के वजन में परिवर्तन होना भी अवसाद का कारण हो सकता है। उच्च रक्तचाप की स्थिति होना, व्यक्ति को शारीरिक एवं मानसिक रूप से अत्यधिक थकान महसूस होना, सोने एवं जागने के समय में बदलाव आना, नींद में व्यवधान आना तथा सोते समय भयानक व डरावने सपने दिखाई देना, भूख कम लगना अथवा सामान्य से अधिक भूख लगना, व्यक्ति के शरीर में ऊर्जा की कमी होना, कब्ज की शिकायत होना, सिरदर्द की शिकायत होना, स्त्रियों में मासिक चक्र का बंद हो जाना, रुचि एवं सुख और नियमित गतिविधियों का अभाव होना, किसी भी व्यक्ति में यौन इच्छा की कमी अथवा नपुंसकता होना, व्यक्ति को बार बार पेशाब आने की समस्या भी हो सकती है। इस प्रकार कई सारे लक्षण हम व्यक्ति में देख सकते हैं। अब हम कुछ कारणों के बारे में जानेंगे। तो कारणों को हमने कुछ प्रकारों में विभाजित किया, जैसे जैविक कारण हो सकते हैं, अंतःस्राविक कारण हो सकते हैं, अंतःस्रावी ग्रंथियों से जुड़े हुए कुछ कारण, मस्तिष्क संरक्षात्मक संरचना के अनुसार की असमानताओं पर कुछ कारण हो सकते हैं, आनुवांशिक कारण भी हो सकते हैं। तो पहला जो जैविक कारण है मैं उसके बारे में जानेंगे। तो
बायोजेनिक एमिनो न्यूरोट्रांसमीटर, गामा एमिनो ब्यूट्रिक एसिड, इन सभी का स्तरों में कमी आ जाना। अब दूसरा हम जो जानेंगे न्यूरो एंड्रोक्राइन यानी कि अंतःस्रावी कारक जो होते हैं, तो हाइपोथैलेमिक पिट्यूटरी अधिवक्र की सक्रियता, कॉर्टिसोल का अधिक स्राव हो जाना, सब क्लिनिकल हाइपोथायरॉयडिज्म हो जाना आदि। अब मस्तिष्क संरचनात्मक असाधारणताएं कैसे हो जाएंगी, असामान्यताएं, निलय वृद्धि हो जाना, रक्त प्रवाह में कमी हो जाना, ललाट भागों के लिए रक्त प्रवाह की कमी हो जाना। अब हम अनुवांशिक जो कारण है उसको बारे में जानेंगे कि अवसाद अनुवांशिक कारणों से भी हो सकता है। अब जिन व्यक्तियों के परिवार में अवसाद का इतिहास रहा हो उनमें अवसाद होने की आशंका अधिक रहती है। अब हम इसके कुछ और भी कारण हो सकते हैं, जैसे वित्तीय संबंधी समस्या है, खराब बचपन भी अवसाद का कारण हो सकता है, किसी प्रिय की मृत्यु हो जाना, किसी अनिष्ट घटना का घट जाना, और वैवाहिक जीवन की परेशानियां हो सकती है, या अपने किसी प्रिय का विश्वासघात कर देना हो सकता है, किसी गंभीर व लाइलाज बीमारी से पीड़ित होना, सामाजिक सहायता के अभाव में भी व्यक्ति को अवसाद हो सकता है, दुख सुविधाओं की वस्तुओं का अभाव होना, और शराब व अन्य नशीले पदार्थों की लत लग जाना, किसी कार्य को करने का अत्यधिक दबाव होना, पारिवारिक कलह भी इसका कारण हो सकती है, बहुत गहरा दुख हो जाता है, ये भी इसका कारण हो सकती है, जीवन में कुछ बदलाव भले ही वह अपेक्षित हो या ना हो। तो इस तरीके के कई सारे कारण हैं। अब हम इसकी कुछ चिकित्सा, यौगिक चिकित्सा जानेंगे जो सैद्धांतिक रूप से हम यहाँ पर दी गई है। जैसे कि वर्तमान समय में अवसाद एक गंभीर समस्या बनकर उभर रहा है। अवसाद से पीड़ित व्यक्ति की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही है। वर्तमान समय में बच्चों, युवा और बुजुर्गों तथा महिलाओं के साथ साथ विद्यार्थियों एवं रोजगार से जुड़े हुए व्यक्तियों में भी अपने कार्यों के चलते किसी न किसी रूप में अवसाद देखने को मिलता है। अवसाद के कारण व्यक्ति के व्यवहार में परिवर्तन आने लगता है। शुरुआत में यह बात व्यक्ति को स्वयं भी पता नहीं होती, अतः अवसाद का सही कारण जानकर यौगिक संसाधनों द्वारा उसका उपचार कर पाना संभव है। यौगिक संसाधन व संयमित जीवन शैली शरीर व मन को सकारात्मक रूप से प्रभावित कर अवसादित मन के नकारात्मक प्रभावों को प्रतिकारित करने में सक्षम होते हैं। यौगिक संसाधनों का नियमित अभ्यास अवसाद के उपचार के बाद भी व्यक्ति को मानसिक रूप से सबल बनाता है तथा शरीर एवं मन की प्रतिरोधात्मक शक्ति को विकसित करने में भी सहायता प्रदान करता है। तो इसका पहला चरण है, सैद्धांतिक योग चिकित्सा का पहला चरण जो है वह है आचरण संबंधी नियमावली। तो उसमें सबसे पहले कि अवसाद से पीड़ित व्यक्ति को चाहिए कि वह स्वयं का ख्याल रखे, रोज स्नान करे, साफ सुथरे कपड़े पहने तथा अपना काम स्वयं करे। इससे उसका आत्मविश्वास बढ़ेगा और उसके अंदर सकारात्मक सोच का विकास होगा। अवसाद की अवस्था में उचित खान पान की भी विशेष भूमिका है, अतः अवसाद के रोगी को चाहिए कि वह नियमित रूप से तथा उचित समय एवं उचित मात्रा में भोजन ग्रहण करे, संतुलित आहार ले तथा अपने आहार में भरपूर मात्रा में फल और हरी ताजी सब्जियों का सेवन करें। साथ ही अधिक वसायुक्त, वातकारक तथा तली भुनी चीज़ें तथा मिर्च मसाले खाद्य पदार्थ का सेवन करने से बचें। अवसाद से पीड़ित व्यक्ति को चाहिए कि वह हर रोज घर से बाहर जाए, स्वयं को घर में ना बंद कर रखे, बाहर निकलकर लोगों से मिले, उनके साथ बातचीत करे, पैदल चले तथा बाजार में ज़रूरत का सामान खरीदे। अवसाद के रोगी को चाहिए कि वह रोज़ उस व्यक्ति से ज़रूर बात करे जिससे बात करना उसको अच्छा लगता हो। रोगी को चाहिए कि वह हर रोज़ अपनी अच्छी बातों एवं अपने द्वारा किए गए अच्छे कार्यों को याद करे। अवसाद के रोगी को चाहिए कि वह कोई भी ऐसा संगीत सुने जो उसके मन को अच्छा लगता हो। अवसाद की अवस्था में व्यक्ति खुद के प्रति आत्मग्लानि महसूस करता है। अवसाद अपनी गलती नहीं है। अतः इसके लिए आप स्वयं को जिम्मेदार मत ठहराइए, इसीलिए आप खुद को माफ़ करना सीखें। अवसाद से पीड़ित रोगी को चाहिए कि वह अपने मन में ईश्वर के प्रति पूर्ण आस्था एवं विश्वास को बनाए रखे। अवसाद के रोगी को चाहिए कि वह अपने सामर्थ्य के अनुसार अपनी पारिवारिक, सामाजिक, आर्थिक व
व्यावसायिक आदि समस्याओं को अपने शरीर, मन एवं बुद्धि आदि के सामर्थ्य के अनुसार स्वयं सुलझाने का प्रयास करें। अवसाद के रोगी को चाहिए कि वह गैरकानूनी व अनैतिक आचरणों से पारिवारिक, सामाजिक व व्यावसायिक आदि सभी स्तरों पर अपना बचाव करे। अब हम जानेंगे इसके दूसरे चरण जो षटकर्मीय चिकित्सा से जुड़ा हुआ है। तो अवसाद के रोगी को जठराग्नि को प्रदीप्त करने एवं कफ दोष की अधिकता को दूर करने हेतु वमन धौती, बाघी क्रिया, वस्त्र धौती, गजकरणी इत्यादि क्रियाओं का सप्ताह में कम से कम 2 बार अभ्यास करना चाहिए। शरीरस्थ वात दोष की अधिकता को दूर करने हेतु अवसाद के रोगी को सप्ताह में 1 बार जल बस्ती का अभ्यास करना चाहिए। चिंता, तनाव तथा अवसाद आदि की भावनाओं को दूर करने हेतु रोगी को नियमित रूप से जल नीति का अभ्यास करना चाहिए। इसके नियमित अभ्यास से मस्तिष्क तनाव को दूर करने में मदद मिलती है। प्राणायाम की तैयारी तथा स्वर प्रवाह को संतुलित करने हेतु अवसाद के रोगी को जल नीति का दैनिक अभ्यास सप्ताह में 1 या 2 बार सूत्र नीति का अभ्यास करना चाहिए। अवसाद के रोगी को जठराग्नि को प्रदीप्त करने हेतु अग्निसार क्रिया अथवा नौली क्रिया का दैनिक अभ्यास करना चाहिए। अवसाद के रोगी को चाहिए कि वह अपने मन को एकाग्र करने हेतु सप्ताह में 2-3 बार क्षमता अनुसार त्राटक क्रिया का अभ्यास करे। अब हम तीसरे चरण के बारे में जानेंगे जो है आसनीय चिकित्सा। अवसाद के यौगिक उपचार में आसनों का महत्वपूर्ण स्थान है। प्राण स्वामी स्वात्माराम जी ने अपनी पुस्तक जो हठ प्रदीपिका है उसमें आसनों को योगाभ्यास का प्रथम अंग बताया गया है और कहा है कि आसनों को नियमित अभ्यास से शारीरिक और मानसिक स्थिरता आती है। अब हम कुछ सिद्धांत जानेंगे और उसके अनुसार हमें क्या आसन करने हैं। तो पहला जो सिद्धांत है शरीरस्थ प्राणिक ऊर्जा को जागृत करने का सिद्धांत, जठराग्नि वृद्धि का सिद्धांत, शारीरिक थकावट को दूर करने का सिद्धांत, मानसिक थकावट को दूर करने का सिद्धांत, शारीरिक एवं मानसिक शिथिलीकरण का सिद्धांत। अब इसके लिए हम क्या क्या अभ्यास कर सकते हैं। तो सबसे महत्वपूर्ण है सूर्य नमस्कार का अभ्यास करना है। दूसरा है सर्वांगासन, विपरीत करणी आसन, शीर्षासन का अभ्यास कर सकते हैं। इसके अलावा वज्रासन, पवन मुक्तासन, हलासन, पश्चिमोत्तानासन, धनुरासन, शशांकासन, मत्स्यासन, चक्रासन, उष्ट्रासन, अर्धमत्स्येंद्रासन, शंख प्रक्षालन के जो आसन है उन्हें और शवासन, मकरासन, बालासन आदि सारे आसनों का हम अभ्यास कर सकते हैं अवसाद के उपाय के रूप में। अब चौथा जो चरण है वह है प्राणायामीय चिकित्सा। अवसाद के उपचार में प्राणायाम अत्यंत उपयोगी है। प्राणायाम के अभ्यास के दौरान गहरी सांस लेने की प्रक्रिया द्वारा मस्तिष्क व शरीर के विभिन्न भागों में प्राण शक्ति व ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ने से मस्तिष्क की कार्यप्रणाली सुचारू रूप से कार्य करने लगती है, जिससे रोगी की स्मृति क्षमता का विकास होता है तथा मस्तिष्क में विश्रांति आती है। अब हमें प्राणायाम का अभ्यास करने के लिए किन किन सिद्धांतों का ध्यान रखना है वो हम जानते हैं कि अवसाद एक वात से संबंधित व्याधि है, अतः वात दोष की विकृति को दूर करने हेतु रोगी को सूर्यभेदी प्राणायाम का अभ्यास करना चाहिए। रोगी को जठराग्नि में वृद्धि करने हेतु सूर्यभेदी एवं भस्त्रिका प्राणायाम आदि का अभ्यास करना चाहिए। यदि अवसाद से पीड़ित व्यक्ति के शरीर में तनाव की वजह से कफ की उत्पत्ति हो रही हो तो कफ की वृद्धि को दूर करने हेतु रोगी को उज्जाई प्राणायाम का अभ्यास करना चाहिए। वात, पित्त व कफ दोषों के निवारण हेतु रोगी को भस्त्रिका प्राणायाम का अभ्यास करना चाहिए। अवसाद की अवस्था में शरीर में परानुकंपी तंत्रिका संस्थान की क्रियाशीलता बढ़ने से चंद्रस्वर अधिक समय तक चलने लगता है। उसको संतुलित करने हेतु रोगी को सूर्यभेदी प्राणायाम का अभ्यास करना चाहिए। अवसाद के रोगी को ऐसे प्राणायामों का अभ्यास करना चाहिए जो कि मन की चंचलता को दूर करने में सहायक हो तथा जो मन की अवसादित अवस्था से उबरने में लाभकारी हो, जैसे भ्रामरी, उच्चाई, नाड़ी शोधन, अनुलोम विलोम प्राणायाम आदि। अब हम इसके 5वें चरण के बारे में जानेंगे, वो है मुद्रा एवं बंध चिकित्सा। अवसाद के उपचार में मुद्रा एवं बंध का अभ्यास अत्यंत लाभकारी है।
वे जो मुद्राएं शरीर में जठराग्नि की वृद्धि करके शरीर में धातुओं का पोषण करती हो तथा अंतःस्रावी ग्रंथियों की कार्यप्रणाली को संतुलित करके पूरे शरीर में समुचित रूप से प्राणों का संचरण करती हो, अवसाद से पीड़ित व्यक्ति के लिए उन मुद्रा और बंधों का अभ्यास अत्यंत लाभदायक है। अब कुछ अभ्यास है, जैसे कि अवसाद से पीड़ित रोगी को मन में एकाग्र करने हेतु ज्ञान मुद्रा, नासाग्र दृष्टि मुद्रा और सांभवी मुद्रा का अभ्यास करना चाहिए। अवसाद की अवस्था में रोगी को ऐसी मुद्राओं का अभ्यास करना चाहिए जो रक्त संचरण को सिर की ओर बढ़ाती हो तथा साथ ही मस्तिष्क की कार्यशीलता को भी बढ़ाती हो, जिससे अवसाद की अवस्था के दौरान उत्पन्न होने वाले तनाव को रोगी के द्वारा सरलता से सहन किया जा सके। जैसे विपरीत करणी मुद्रा और योग मुद्रा। हम ज्ञान मुद्रा, सूर्य मुद्रा और ध्यान मुद्रा का भी अभ्यास कर सकते हैं। उड्डयन बंध है, महाबंध है, महामुद्रा है, अश्विनी मुद्रा है, तड़ागी मुद्रा, ये सभी अत्यंत ही लाभदायक है अवसाद के लिए। अब हम जानेंगे छठवें चरण के बारे में। छठवां चरण है ध्यान और शिथिलीकरण। तो अवसाद से पीड़ित व्यक्ति के लिए ध्यान इत्यादि का अभ्यास अत्यंत लाभकारी होता है। ध्यान के नियमित अभ्यास से व्यक्तियों को तनाव आदि मानसिक समस्याओं से मुक्ति मिलती है तथा मन स्थिर होता है। स्वामी सत्यानंद सरस्वती के अनुसार ध्यान के अभ्यास से व्यक्ति को शारीरिक व मानसिक विश्रांति मिलती है। अब इसमें सबसे पहला जो सिद्धांत बताया गया है वह है व्यक्ति की नकारात्मक भावनाओं पर नियंत्रण करना। अवसाद की अवस्था में व्यक्ति मन की विक्षिप्त अवस्था में नकारात्मक भावनाओं से घिर जाता है। इस अवस्था में रोगी द्वारा यम नियमों का पालन करने से उसमें सकारात्मक सोच का विकास होता है तथा ध्यान इत्यादि का अभ्यास उसमें यम नियम संबंधी चिंतन मनन एवं स्वास्थ्य संदर्भ में उनकी उपयोगिता के बारे में सोचने को विवश करता है, जिसके परिणाम स्वरूप रोगी की नकारात्मक भावनाओं का संयम एवं निग्रह सरलता से संभव हो जाता है। इस तथ्य के संदर्भ में महर्षि पतंजलि ने अपने योग सूत्र में कहा है, वितर्क बाधने प्रतिपक्ष भावनम। अब हम दूसरे सिद्धांत के बारे में जानेंगे, जो है रोगी के अवसाद की अवस्था में उत्पन्न तनाव के प्रभावों को प्रतिकारित करने हेतु। तो वर्तमान समय में व्यक्ति के दैनिक जीवन में नकारात्मक भावनाएं जैसे राग, द्वेष, लोभ, क्रोध, ईर्ष्या, झूठ, चोरी, परिग्रह, घृणा, निराशा, तनाव आदि के कारण शारीरिक क्रियात्मक गतिविधियां जैसे हृदय दर, नब्ज दर, रक्तचाप, आमाशयी अम्लता, श्वसन नलियों का संकुचन, श्वसन दर, शारीरिक तापमान और चयापचय की दर और एंडोक्राइन ग्लैंड की क्रियाशीलता आदि में अत्यधिक वृद्धि करने में योगदान करती है। अब जिससे ये गतिविधियां असंतुलन होकर व्याधि उत्पन्न करती है। ध्यान के अभ्यास के द्वारा मन की चंचलता दूर करके उन्हें शांत करने एवं एकाग्र किया जाता है, जिससे उपरोक्त शारीरिक क्रियात्मक गतिविधियां परानुकंपी स्वचालित तंत्रिका तंत्र की बहुलता में शनैः शनैः सामान्यता को प्राप्त हो जाती है तथा प्राण संचार सामान्य होकर विजातीय द्रव्यों को शरीर से बाहर निकालने में सहायता प्रदान करते हैं। तो हम किन किन प्रकार के शिथिलीकरण और ध्यान का अभ्यास कर सकते हैं? तो पहला है, हम त्राटक का अभ्यास कर सकते हैं, योग निद्रा का अभ्यास कर सकते हैं, प्राण धारणा, अजपाजप है, परीक्षाधान है, भावातीत ध्यान है, मंत्र जाप है, इष्ट देव का ध्यान है, सोहम जप है, मृत्युंजय मंत्र का जप है, ओम का उच्चारण है, इत्यादि हम कर सकते हैं। अब हम जानेंगे सप्तम और अंतिम चिकित्सा, जो है आहार्य चिकित्सा। आहार्य चिकित्सा में हम कुछ पथ्य और अपथ्य आहारों का ग्रहण करेंगे और इसकी कुछ नियमावली है उसके बारे में जानेंगे। तो अवसाद से पीड़ित व्यक्ति को आचरण संबंधी नियमावली का पालन करना चाहिए। अवसाद के रोगी को आहार नियमावली के निर्देशों का भी पालन करना चाहिए। भोजन करते समय तथा भोजन करने के उपरांत तनाव उत्पन्न करने वाले नकारात्मक आवेशों पर नियंत्रण करके शांतचित्त होकर बिना किसी शीघ्रता किए भोजन करना चाहिए। भोजन को हमेशा अच्छी तरह से चबा चबा कर खाना चाहिए, इससे भोजन आसानी से पच जाता है। अवसाद के रोगी को चाहिए कि वह ऋतु व दैनिक आवश्यकता के अनुसार उचित मात्रा में भोजन ग्रहण करे।
भोजन में रुक्ष अथवा रूखे द्रव्यों का सेवन कम से कम करना चाहिए। बासी, ठंडा अथवा दोबारा गर्म किया हुआ फ्रिज के अंदर रखा हुआ भोजन नहीं करना चाहिए। अपनी पाचक अग्नि के अनुसार मिताहारी अर्थात जीने के लिए खाए, खाने के लिए ना जिए। अवसाद के परिणाम स्वरूप शरीर में जो विकृत चयापचय की स्थिति होती है उसको प्रतिकारित करने हेतु संतुलित आहार ग्रहण करने पर विशेष बल देना चाहिए। और इसमें जो पथ्य आहार है वो है कि जो आहारीय द्रव्य रोगों के निवारण हेतु हितकारी सिद्ध होते हैं उन्हें पथ्य आहार कहा जाता है। इसीलिए रोगी को रोग के अनुसार ही आहार का ग्रहण करना चाहिए, अपनी अवस्था के अनुसार आहार का ग्रहण करना चाहिए। अवसाद के रोगी को सात्विक, संतुलित एवं सुपाच्य आहार और समय अनुसार और नियमित रूप से करना चाहिए। वहीं अपथ्य आहार जो है वह जो आहार शरीर के लिए अहितकारी हो उन्हें अपथ्य आहार कहा जाता है। तो अवसाद एक वात की अधिकता के कारण होने वाला रोग है। तो इस रोग की अवस्था में साधारणतः मंदाग्नि व कब्ज की शिकायत होती है। अतः रोगी को भोजन में गरिष्ठ व कब्जीय पदार्थों का सेवन नहीं करना चाहिए।